खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां पर देहरादून की खबर सबसे पहले बात करेंगे। और आपको बता दें कि देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर उत्तराखंड में पंचायतों में प्रशासकों की अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि उनकी नियुक्ति का आदेश जो है वो जारी कर दिया गया है। इस बीच क्षेत्र पंचायत में आपको बता दें कि एसडीएम प्रशासक होंगे और जिला पंचायत में जिला अधिकारी प्रशासक होंगे। ग्राम पंचायत में खंड विकास अधिकारी होंगे प्रशासक, और जुलाई 2025 तक जो प्रशासक है उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है देहरादून से, जहां पर पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति का आदेश जो है वो जारी हो चुका है। पंचायतों को लेकर लगातार जो है वो बात हो रही थी, और इस बीच आपको बता दें कि जुलाई 2025 तक इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। इसके बाद नए जो प्रशासक है वो आएंगे, लेकिन अभी ये फैसला लिया गया है क्योंकि कुछ दिन पहले ही लगातार इसको लेकर एक मुद्दा बनता हुआ वहां पर नजर आया। और पंचायतों में आगे का कार्यभार कुछ समय के लिए, जब तक नए नियुक्त नहीं होते तब तक कौन इस पर जो काम है वो करेगा। तो फिलहाल इसको लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया और अभी उनकी अवधि जो है वो जुलाई 2025 तक बढ़ाई गई है। इस बीच जिला पंचायत में जिला अधिकारी जो है वो प्रशासक होंगे, क्षेत्र पंचायत में एसडीएम प्रशासक होंगे और ग्राम पंचायत में खंड विकास अधिकारी जो है वो प्रशासक होंगे। आगे बढ़ेंगे, जहां पर मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के अवसर पर सत्ता दल बीजेपी उत्तराखंड में विशेष उत्तराखंड में अभियानों की शुरुआत करने जा रही है। इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस अवसर पर 10 जून को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विशेष प्रेस वार्ता पार्टी मुख्यालय में आयोजित की जाएगी, जिसके बाद 11 और 12 जून को सभी मंत्री और सांसदगण सभी जिलों में प्रेस वार्ता करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके बाद मंडल स्तर पर जनसभाएं होंगी और फिर न्याय पंचायत और शक्ति केंद्रों को केंद्रित करते हुए हम सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। सेवा, सुशासन और विकास की दृष्टि से 11 वर्ष बड़े महत्वपूर्ण रहे हैं। वैसे तो मोदी जी ने एक परंपरा प्रारंभ की है, हर वर्ष के कार्य को जनता के बीच तक ले जाना है। 11 वर्ष की उपलब्धियों में जो भी विकास कार्य हुए हैं, खासतौर पर उत्तराखंड की दृष्टिकोण से मैं कहूँ तो ये 11 वर्ष उत्तराखंड के विकास में भी बहुत बड़े सार्थक के रूप में स्थापित हुए हैं। कल आज 9 तारीख को विधिवत रूप से 11 वर्ष का कार्यकाल संपन्न हुआ है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेस वार्ता राजधानी मुख्यालय में होगी और 11 और 12 तारीख को सभी जनपदों के अंदर हमारे प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, मेरा स्वयं रुड़की जिले में रहना होगा और हम लोग प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ जो प्रबुद्ध जन हैं, उद्यमी हैं, उनके साथ भी हमारी विचार गोष्ठी रहेगी। हमारे प्रदेश के ऐसे सभी वरिष्ठतम नेतागण अलग अलग विषयों पर वहाँ पर अपना उद्बोधन देंगे और उसके बाद मंडल स्तर पर जनसभाओं के कार्यक्रम रहेंगे। एक एक विधानसभा में 4-4, 5 मंडल है, हर मंडल में अच्छी सभा हो, बड़ी सभा हो, कौन वक्ता जाएंगे उसको हम तय कर रहे हैं। और उसके बाद सीधा न्याय पंचायत और शक्ति केंद्र को केंद्रित करते हुए हम सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का एक कार्यक्रम की श्रृंखला के रूप में इस कार्यक्रम को ले रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि हमारे को उत्तराखंड के अंदर इस कार्यक्रम का उपयुक्त लाभ इसलिए भी महत्वपूर्ण रहेगा, तत्काल पंचायत के चुनाव है और हम लोग अपने विकास कार्य के आधार पर ही सारे चुनाव को जीतते आए और ये चुनाव पंचायत के चुनाव में भविष्य के अंदर विधानसभा का चुनाव हो, हम अपने कार्यों की उपलब्धि कर जीतेंगे। प्रदेश सरकार की उपलब्धि, केंद्र सरकार की उपलब्धियां हम ये। उत्तराखंड में कांग्रेस भाजपा के खिलाफ बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत जो है वो करने जा रही है, जिस पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चाहे कोई भी यात्रा निकाले, प्रदेश की जनता उनके कार्यकाल को भूल नहीं सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय में जिस तरह जनता को लूटने खसूटने का काम किया गया, कांग्रेस को पक्षपात की यात्रा निकालनी पड़ेगी। मैंने पहले कहा कांग्रेस पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और ये वर्चस्व की लड़ाई अपने आप को किस तरह से साबित करने का जो लड़ाई चल रही है, इसमें आदरणीय हरीश रावत हों, हरक सिंह रावत जी हों, जिस तरह से उनकी पार्टी में लॉबिंग चल रही है,
वो सब आपके सामने दिखाई दे रहा है कि कौन कभी किसी पार्टी के नेता के पक्ष में बोल दे रहे हैं, कोई किसी के विरोध में बोल रहे हैं। एक लड़ाई चल रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता आदरणीय हरीश रावत जी चाहे कोई भी यात्रा निकालें, लेकिन उत्तराखंड की जनता उनके कार्यकाल को कभी भूल नहीं सकती है। जिस तरह से उन्होंने प्रदेश को लूटने और खसोटने का काम उनकी सरकार के द्वारा किया गया और कैमरे के सामने प्रदेश को लूटने के लिए किस तरह से आमंत्रित किया जा रहा था लोगों को, तो ये सब उत्तराखंड की जनता कभी भूल नहीं सकती है। लेकिन जो यात्राएं निकाल रही हैं, मुझे लगता है कि उनको न्याय यात्रा के बजाय और गोलजू महाराज के यहाँ वो अर्जी लगाते हैं, उसके बजाय उनको पश्चाताप की अर्जी लगानी चाहिए कि मेरे से गलतियां हुई, मुझे माफ कर दो गोलजू महाराज। उत्तराखंड की प्रसिद्ध पर्यटन नगरी रामनगर में भीषण ट्रैफिक और जाम ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों की परेशानियों को कई गुना बढ़ा दिया है। कॉर्बेट नेशनल पार्क और आसपास के क्षेत्रों की ओर जाने वाले नेशनल हाईवे 309 पर रामनगर से मोहान के बीच करीब 12 किलोमीटर का सफर पर्यटकों के लिए किसी बुरे सपने जैसा बन गया है। इस दूरी को तय करने में वाहनों को 5 घंटे से भी ज्यादा का समय लग गया है, जिससे न केवल पर्यटकों की जंगल सफारी छूट गई, बल्कि बच्चों, बुजुर्गों और बीमार यात्रियों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा है। हर साल बढ़ती पर्यटकों की भीड़ के बावजूद ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर प्रशासन की तैयारियों की पोल इस जाम ने खोल दी है। इस स्थिति ने स्पष्ट कर दिया है कि ट्रैफिक कंट्रोल के दावे सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। सैलानियों की भीड़ और वाहनों की लंबी कतारें देखने के बाद भी समय रहते कोई वैकल्पिक ट्रैफिक प्लान तैयार नहीं किया गया, जिससे आम लोगों के साथ साथ पर्यटन उद्योग को भी नुकसान उठाना पड़ा। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ से आए पर्यटक रामनगर पहुंच गए तो लेकिन नेशनल पार्क के भीतर जंगल सफारी का समय निकल गया। पर्यटकों ने बताया कि सफारी के लिए दोपहर 2 बजे का समय तय किया गया था, लेकिन वे शाम 6 बजे तक भी जाम में ही फंसे रहे। कई लोगों ने तो सड़क पर ही घंटों इंतजार किया है, जबकि कुछ को अपने वाहन से उठकर पैदल चलना पड़ा। प्रवीण कुमार दिल्ली से हैं। और आज 12 बजे से हम जाम में फंसे हुए हैं। अब 6 घंटे हो गए। पहले 5:30-6 बजे तक दिल्ली पहुंचने वाले थे और अब 5:30-6 बजे तक अभी तक यहीं रामनगर भी नहीं पहुंचे हैं। अच्छा, सफारी तो कर ही नहीं पाए। नाम विशाल है। विशाल जी, आप जाम में फंसे हैं, कितने देर से फंसे हो? आज सुबह 6 से 7 घंटे का जाम था और गिरजा मंदिर के पीछे से काफी दूर तक हम खड़े हुए थे और अब जाके हम रामनगर पहुंचे 6 से 7 घंटे बाद। पर्यटक हैं आप? हाँ जी, पर्यटक है हम। कहाँ से हैं? हम दिल्ली से हैं। आपका नाम? सर मेरा नाम प्रियांश है, प्रियांश सक्सेना। कहाँ से है पिया? मैं जी बरेली से। जाम में फंसे हुए क्या कहते हैं? सर अब पता नहीं क्या है, कैसे मैनेज कर रहे हैं ये लोग, आई डोंट नो, बट ट्रैफिक तो है और बहुत लंबा जाम है। मतलब इवन गिरजा देवी जाने के लिए भी बहुत लंबा जाम था, आने के लिए भी बहुत लंबा है। नौशाद अहमद। अच्छा, तो सर क्या हुआ आज दिन भर में, थोड़ा बताओ। दिन भर में लगभग काफी टाइम से फंसे हुए हैं। जहाँ जाना था वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हम। अच्छा। सफारी में जाना था, मिस हो चुकी है हमसे। उत्तराखंड राज्य में तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी ग्रामीण नदियों के ऊपर बने रोपवे ट्रॉलियों के जरिए आवाजाही करते हैं, लेकिन कई बार आम लोगों के लिए ये रोपवे ट्रॉली जान पर बन आती है। उत्तराखंड राज्य को ट्रॉली मुक्त करने को लेकर पहली बार लोक निर्माण विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। वहीं ज्यादा जानकारी देते हुए पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज कुमार पांडे ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में कई बार पुल टूट जाते हैं या फिर बारिश के दौरान लोगों की आवाजाही ठप हो जाती है, जिसके चलते पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से टेम्परेरी ट्रॉली का निर्माण किया जाता है ताकि बरसात के दौरान ग्रामीण आ जा सके। लेकिन वर्तमान समय में तमाम जगहों पर सालों से ट्रॉली चल रही है, जिस वजह से स्थानीय लोगों और छात्र छात्राओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते पिछले साल लोक निर्माण विभाग की ओर से ये प्रयास किया गया था कि प्रदेश में मौजूद सभी ट्रॉली को हटाकर लोगों की आवाजाही के लिए कल या फिर पैदल सड़क मार्ग बनाया जाएगा। पहाड़ों में देखिए ट्रॉली बारिश के बाद या कभी कोई डैमेज होता है, कोई आपदा आती है तो उसके बाद बहुत फ्रीक्वेंटली लगाई जाती है यहाँ पे, लेकिन वो अगर टेम्पररी न रहे तो ज़रूर दिक्कत होती है, क्योंकि क्षेत्र के लोगों को उससे ट्रेवल करना पड़ता है, बहुत दिक्कतें होती हैं उसमें। तो उसी के क्रम में हम लोगों ने लास्ट ईयर डिसाइड किया कि हम लोग जितनी भी ट्रॉली हैं पूरे प्रदेश में उनको हटा के उनकी जगह पे पैदल पुल या मोटर वाला पुल, जैसे भी जहाँ पे जिस तरह की ज़रूरत है उस तरह से किया जाए। तो उसी के क्रम में हमने फर्स्ट फेज़ का सैंक्शन दिया था और डीपीआर उनकी आने लगी है हमारे पास।
तो इस साल हम लोग अगले 1 से 2 महीने के अंदर हमने सारे जो भी पुल हैं उनको सैंक्शन कर रहे हैं। इसमें कुछ हमने वर्ल्ड बैंक से फाइनेंस कराए हैं, कुछ स्टेट बजट से कर रहे हैं। तो ये प्रयास ये होगा हम लोगों का कि जो परमानेंट अगर कहीं क्षेत्र में कहीं पर ट्रॉली चल रही थी तो उसको हम लोग हटाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये टारगेट है हमारा कि हम अगले 2 से 3 साल में सारे ट्रॉली हम समाप्त कर देंगे। सर अभी कितनी संख्या है प्रदेश में, अगर हम जो आप लोगों ने एस्टिमेट किया हो, और कहाँ कहाँ अभी पहले चरण में काम शुरू किया जाएगा? प्रदेश में टोटल 30 जगह पे ट्रॉली चल रही है जहाँ पे लोग ट्रॉली से ट्रैवल कर रहे हैं। उसमें पूरे 30 के 30 हम लोग स्टार्ट टेकअप कर रहे हैं एक बार में, और वो अगले 2 से 3 साल में इसका निर्माण कंप्लीट करते हुए हम लोग इसको पुल की जगह पे कन्वर्ट कर देंगे। सहायक अभियंता वरिष्ठता सूची को गलत तरीके से जारी किए जाने को लेकर उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर संगठन का ऊर्जा भवन मुख्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा, जहां एक और कर्मचारी शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, वहीं प्रशासन कर्मचारियों के प्रदर्शन पर सख्त है। ऊर्जा भवन मुख्यालय पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, जिसको लेकर कर्मचारियों ने प्रशासन पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। कर्मचारियों ने अब तक चेतावनी दी है कि न्याय न मिलने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा, और इसी कड़ी में आज आपको बता दें कि कैंडल मार्च निकाला जाएगा। साथ ही आगामी यानी कल 11 जून से समस्त कर्मचारी ऊर्जा भवन मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने को मजबूर होंगे। मकान में तो ये प्रॉब्लम तो आ रही है। अच्छी है बस। मैंने भी एक बार क्या जिंदाबाद। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों और उत्तराखंड ट्रांसफर एक्ट के अनुपालन में हरिद्वार जनपद में प्रशासनिक फेरबदल की बड़ी कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 7 रजिस्ट्रार कानूनगो और 29 पटवारी एवं लेखपालों के तबादले किए गए हैं। इस क्रम में एक ही तहसील में 5 वर्षों से जमे 7 रजिस्ट्रार कानूनगो को अन्य तहसीलों में स्थानांतरित किया गया है। वहीं 36 राजस्व उपनिरीक्षक व लेखपालों का तबादला एक तहसील के दूसरी तहसील में किया गया है, जबकि 3 लेखपालों का स्थानांतरण उनके अनुरोध के आधार पर किया गया है। जिलाधिकारी ने सभी स्थानांतरित अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल नवस्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने अन्य विभागों में भी लंबे समय से एक ही विकासखंड में कार्यरत कर्मचारियों जैसे वीडीओ, वीपी, डीईओ आदि को भी शीघ्र स्थानांतरण सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। देहरादून में आशा और समर्थन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, क्योंकि श्री अरबिंदो सोसाइटी की शिक्षा शाखा रूपांतर की एक पहल प्रोजेक्ट इंक्लूजन के अंतर्गत 9 जून को सेंटर फॉर एक्सीलेंस का अनावरण किया गया। ये सेंटर दिव्यांगता प्रभावित या जोखिम वाले बच्चों और उनके परिवारों के लिए महत्वपूर्ण सहायता और व्यापक सेवाएं प्रदान करने एवं उनके समग्र विकास और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी ने किया। वर्तमान में समिति के केंद्र गाजियाबाद, तिरुपति, मुंबई और अब देहरादून में संचालित हो रहे हैं। इन कैदों के माध्यम से दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क दरों व्यापक सेवाएं प्रदान की जा रही है। इस प्रोजेक्ट की अटूट प्रतिबद्धता प्रेरणादायक है। 1 से लेकर 12 वर्ष या उससे अधिक आयु के बच्चों को शारीरिक, बौद्धिक, विकासात्मक और संवेदी दिव्यांगताओं के साथ प्रारंभिक, समावेशी और समग्र सहयोग प्रदान करते हैं। जितने भी न्यूरो डाइवर्सिटी के बच्चे हैं उनके बारे में हम लोग जागरूकता कर रहे हैं पूरी सोसाइटी में। स्पेशली जो हम जितने भी शिक्षक हैं पूरे देश के अंदर उनको जागरूकता भी कर रहे हैं, उनको एम्पावरमेंट भी दे रहे हैं और वो बच्चों उनको स्किल दे रहे हैं कि वो उन बच्चों को पहचान भी सके और कक्षा में काम भी कर पाए। और इसी के अंतर्गत जो हमारा सेंटर फॉर एक्सीलेंस है वो ज़मीन पे जो है वो हमारे सेंटर फॉर एक्सीलेंस में हम इसी तरह से थेरेपी देते हैं, जैसे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है, फिजियोथेरेपी है,
स्पेशल एजुकेशन है, इस तरीके की सारी सुविधाएं उपलब्ध। कहाँ फर्स्ट टाइम आप लोग देहरादून में? हम इसके सबसे हमने पिछले साल हमने शुरुआत करी थी आंध्र प्रदेश सरकार के साथ। हम तिरुपति में हम उनका सेंटर अडॉप्ट किया, चला रहे हैं। एक सेंटर हम बीएमसी में मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ चला रहे हैं। हमारा अपना एक सेंटर गाजियाबाद में हमने शुरुआत करी है। अब हम यहाँ पे देहरादून में शुरुआत करने जा रहे हैं और इसी महीने में हम एक सेंटर चंडीगढ़ और एक सेंटर दिल्ली में अपना शुरू करने जा रहे हैं। तरह के लोग उपलब्ध लाभ उठा सकते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा जब हमारा मैसेज आ रहा है कि अपने बच्चे में किसी भी तरीके की उनको कोई परेशानी नज़र आती है तो हिचकिचाए मत, हमारे सेंटर पे लाएं, हम उनका जांच करेंगे। और जो हमारी यहाँ पे टीम है, अगर किसी भी तरीके की उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, जो वो स्पेशलिस्ट हैं, वो उस तरीके की पूरी जो थेरेपी है उन बच्चों को मिलेगी। आज का दिन मैं कहूँगा ऐतिहासिक है कि ऑर्गेनाइज सोसाइटी के जो विभिन्न प्रकल्पों के कार्यक्रम चलते हैं उसमें जो प्रोजेक्ट समावेशिता इंक्लूजन जो प्रोजेक्ट है उसके तहत उत्तराखंड में एक केंद्र का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन आज हुआ है और इसकी घोषणा हुई है। और हमें पूरा विश्वास है कि ये एक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा प्रोजेक्ट है और भारत की जो शिक्षा नीति है NEP 2020 उसके जो भी उसकी सिफारिशें थी उसको आगे बढ़ाते हुए उसके क्रियान्वयन में ये सेंटर काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। और इसके औरबिंदो, जैसा मैंने कहा, एक बहुआयामी एक ऐसी संस्था है जिन्होंने कि विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है। तो हम आशा करेंगे कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है उत्तराखंड के, विशेषकर हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर भी इनके अन्य प्रकल्प शुरू हो। और जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, स्वास्थ्य में काम करते हैं, एग्रीकल्चर में काम करते हैं, अध्यात्म में काम है, शिक्षा में बड़े उसमें स्तर पे काम है, तो हम पूरा लाभ ले सके। उत्तराखंड वैसे भी देवभूमि है और अध्यात्म से जुड़ी हुई हर संस्था को मुझे लगता है उत्तराखंड आना चाहिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट में नैनीताल जिले के रामनगर तहसील के मालधन चौड़ व पाटकोट में आबकारी नीति के तहत खोली गई दुकानों को स्थानीय लोगों के विरोध के बाद बंद किए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई है। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की रिपोर्ट को सही पाते हुए मदिरा की दुकानें खोलने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि कारोबारी गणेश दत्त जोशी व अशोक शाह ने उच्च न्यायालय में अपनी व दुकान की सुरक्षा को लेकर याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया कि वे आबकारी नियमों के तहत मदिरा की दुकान चला रहे हैं, जिसका कुछ संगठन विरोध कर दुकानें बंद करने की धमकी दे रहे हैं। जबकि याचिका में विपक्षियों का कहना है कि दुकान चलाने का लाइसेंस आबकारी विभाग ने उन्हें मालधन हाथी डांगर के लिए दिया था, लेकिन इन्होंने इसका अनुपालन नहीं करते हुए मालधन गोपाल नगर में इसे खोल दिया है और दुकान के बोर्ड पर मालधन हाथी डांगर ही लिखा है, इसलिए इसको यहां से हटाया जाए। इस संबंध में शराब विरोधी संगठनों ने जिलाधिकारी नैनीताल, आबकारी आयुक्त नैनीताल व मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन सौंपा है। देखिए, नैनीताल जिले में 2 दुकानें थी जिसमें कुछ जो गांव के लोग थे, गांव की महिलाएं जिनको आगे किया हुआ था, उसकी वजह से कुछ विरोध की वजह से दुकानें बंद कर दी गई थी। पर आज ऑनरेबल कोर्ट ने जब सरकार से रिपोर्ट मंगाई, उसमें यह आया कि कहीं कहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे इलीगल शराबें बेच रहे हैं, जिस वजह से आज ऑनरेबल कोर्ट ने जो ऑर्डर था सरकार का उसको स्टे कर दिया है, हमें प्रोटेक्शन देने का ऑर्डर कर दिया है। और उसके बाद इसका इफेक्ट ये होगा कि अब हम फिर से दुकान चला पाएंगे। यही था कि देखिए, जब हमने पूरी प्रोसीजर पूरा कर दिया, हमने सारे जमा कर दिए, हमने सिक्योरिटी जमा कर दी, हमने मिनिमम गारंटी जमा कर दी, उसके बाद हमने दुकान शुरू भी कर दी। उसके बाद 3-4 दिन के बाद किसी कुछ लोगों के विरोध के चलते, किसी के प्रेशर के चलते दुकानें बंद कर दी गई थी, जिसको ऑनरेबल कोर्ट ने को लगा कि ये कुछ न कुछ गलत हो रहा है, पर्दे के पीछे कोई और है, जिस वजह से फिर ऑनरेबल क्षेत्रीय विधायक व उपनेता प्रतिपक्ष उत्तराखंड भुवन कापड़ी के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खटीमा तहसील परिसर में अवैध मिट्टी खनन, ओवरलोडिंग के खिलाफ शासन प्रशासन के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर बीजेपी सरकार के खिलाफ भी नियम विरुद्ध चल रहे मिट्टी खनन को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। क्षेत्रीय विधायक भुवन कापड़ी ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि खटीमा में लंबे समय से अवैध मिट्टी खनन व खनन वाहनों की ओवरलोडिंग चल रही है, लेकिन शासन प्रशासन उसे रोकने को तैयार नहीं दिख रहा है। खटीमा के दिया क्षेत्र में जिस खनन को सीएम धामी ने विधायक रहते रुकवा दिया था, वहीं अब उनके मुख्यमंत्री काल में उस इलाके में बेधड़क नियम विरुद्ध खनन चल रहा है। देखिए, चारों ओर अवैध खनन चल रहा है। दिया
में हमने पहले भी धरना प्रदर्शन किया, विधानसभा में भी उठाया, ज्ञापन भी दिया। जिस खनन को मुख्यमंत्री जी ने विधायक रहते हुए रुकवाने का काम किया और मुख्यमंत्री बनते ही वहां 40 मीटर से ऊपर गड्ढा खुदवा दिया। 3 जून को उसकी तारीख भी पूरी हो गई, उसके बाद भी लगातार जेसीबी चल रही है। उसके अलावा चारों ओर क्षेत्र में अवैध खनन है, शासन प्रशासन की लिप्तता है। हमारा ये कहना है कि चारों ओर जो अवैध खनन है वो बंद हो। जो ओवरलोडिंग से चारों तरफ ग्रामीण क्षेत्र में सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, कई एक्सीडेंट हो गए हैं, अभी बिचपुरी में एक मौत भी हो गई है। ओवरलोडिंग के खिलाफ भी हमने बिरिया चौराहे पे धरना प्रदर्शन किया था और हमारे 2 लोगों ने मुंडन भी कराया था, लेकिन शासन प्रशासन और सरकार के कानून में जो भी नहीं देख रही है और अभी लगातार ओवरलोडिंग में ट्रक चल रहे हैं और जिससे क्षेत्र में सड़कों के साथ साथ जनहानि भी हो रही है और क्षेत्र में सड़कों का भी नुकसान हो रहा है। हम उसके खिलाफ पाबंदी से चाहते हैं कि सख्ती से कदम उठाए और सरकार ओवरलोडिंग और अवैध। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की बोलियों, लोक कथाओं, लोकगीतों और साहित्य के डिजिटलकरण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ई लाइब्रेरी की स्थापना, लोक कथाओं पर आधारित ऑडियो वीडियो सामग्री तैयार करने और स्कूलों में स्थानीय भाषाओं पर भाषण व निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित करने की बात कही है। सीएम ने उत्तराखंड भाषा एवं साहित्य महोत्सव के आयोजन और राज्य की बोलियों का भाषाई मानचित्र तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने बुके की जगह बुक भेंट करने की अपील की है। साथ ही उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान की राशि बढ़ाकर 5 रुपए 51 लाख करने की, यहाँ पर 5,51,000 करने की और 5 लाख का दीर्घकालीन साहित्य सेवी सम्मान शुरू करने की घोषणा की है। युवा रचनाकारों के लिए 18 और 24 और 25 और 35 वर्ष के 2 वर्गों में युवा कलमकार प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। दूरस्थ क्षेत्र तक सचल पुस्तकालय और साहित्य उपलब्ध कराने के लिए बड़े प्रकाशकों के सहयोग की योजना भी बनाई गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी जिले के पुरोला में लगभग 210 करोड़ की 55 विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। इन योजनाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई, पेयजल और पर्यटन से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं, जो क्षेत्र की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने और नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायक होगी। मुख्यमंत्री ने मोरी के देवरा गांव में कर्ण महाराज मंदिर, नौगांव में रुद्रेश्वर मंदिर के सौंदर्यीकरण, नौगांव स्वास्थ्य केंद्र के विस्तारीकरण और पर्यटन क्षेत्र के रूप में केदार कांठा को विकसित करने जैसी घोषणाएं भी की है। उन्होंने कहा कि सरकार शिलान्यास की गई सभी योजनाओं को समय पर पूर्ण करने को प्राथमिकता दे रही है और हर विधानसभा क्षेत्र में घोषणाएं धरातल पर उतरेंगी। मुख्यमंत्री ने जीरो टॉलरेंस, सम्मान, नागरिक संहिता और भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों को सरकार की प्रतिबद्धता का उदाहरण बताया। कार्यक्रम में स्थानीय विधायकों व जनप्रतिनिधियों ने भी क्षेत्रीय मांगे रखी और सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों की सराहना की। आज आप पुरोला आए हैं, काफी सौगातें दी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का जो है काफी है? पुरोला विधानसभा में अनेक घोषणाएं हुई थी और यहाँ हमारे माननीय विधायक श्री योगेश्वर लाल जी के द्वारा अनेक योजनाओं की मांग की गई थी जो पूरी हुई है। अनेक यहाँ पर जैसे आज ये चिकित्सालय का उच्चीकरण हो रहा है, इसका शिलान्यास हो रहा है, ऐसे ही अनेक विकास कार्य चाहे शिक्षा के क्षेत्र के हों, स्वास्थ्य के क्षेत्र के हों, पेयजल के हों, सड़कों के क्षेत्र में हों, उन सभी को शुरू किया गया है या उनको पूरा किया गया है। ये सभी योजनाएं आने वाले समय में इस क्षेत्र के विकास में एक मील का पत्थर साबित होंगी और यहाँ का समेकित विकास होगा। निश्चित रूप से यहाँ की जो संभावनाएं हैं वो संभावनाएं बढ़ेंगी। पर्यटन के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, ये क्षेत्र अनेक संभावनाओं से भरा हुआ क्षेत्र है और हमारा संकल्प है पूरे राज्य के अंदर समेकित रूप से एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक विकास हो। आज आदरणीय प्रधानमंत्री। चलिए अभी के लिए इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।